हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्लास 9th एनसीईआरटी फिलहाल हम लोग कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने केमिस्ट्री का ये जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, इसे कवर किया। उसके बाद ये जो अध्याय 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। तो इन दोनों चैप्टर्स को हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है। जीवन की मौलिक इकाई हम लोग पढ़ चुके हैं और उत तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग अध्याय 3 शुरू करेंगे आज की इस वीडियो में, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास 9th एनसीईआरटी के अंदर आप चैप्टर नंबर 3 देखेंगे तो आपको मिलेगा परमाणु एवं अणु। तो चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु और ये है इसका पार्ट 1। इसमें टोटल 3 पार्ट्स आएंगे। आज हम लोग एटम्स एंड एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु और परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग अणुओं के बारे में पढ़ेंगे और रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे। और जो हमारा पार्ट 3 है उसमें हम लोग स्पेशली मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सारे को हम लोग कवर करेंगे। तो 3 पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये हमारा पार्ट 1 है। अब आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सब बातें कही गई है इस चैप्टर के अंदर परमाणु एवं अणु के बारे में। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे हैं। जो भारत के दार्शनिक हुआ करते थे प्राचीन समय में, जो ग्रीक के दार्शनिक हुआ करते थे, वो पदार्थ के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे थे। पदार्थ के बारे में जो उनको नहीं पता है, पदार्थ का जो रूप उनको नहीं दिख रहा है, उनके बारे में जो है वो हमेशा चकित होते रहे हैं। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। लगभग 500 ईसा पूर्व भारत में बहुत पहले जो है लगभग 500 ईसा पूर्व भारत में पदार्थ की विभाज्यता को लेकर के, यानी जो पदार्थ है वो विभाजित होता है, पदार्थ जो है विभाजित होता है, इस चीज को लेकर के जो है 500 ईसा पूर्व भारत में एक विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम आपको याद रखना है महर्षि कणाद, है ना, महर्षि कणाद। इन्होंने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। 500 ईसा पूर्व पहले की बात है। हमारे इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कणाद। इन्होंने कहा कि यदि हम पदार्थ को, द्रव्य बोले तो पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, अगर आप इसको विभाजित करते जाएं, इसको तोड़ेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे, तोड़ते जाएंगे तो हमें छोटे छोटे कण जो है मिलते जाएंगे, है ना, हमें छोटे छोटे कण मिलते जाएंगे। लेकिन एक सीमा ऐसी आएगी जब आप प्राप्त कण को और सूक्ष्म कणों में नहीं तोड़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, आपने पहले इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, इससे भी छोटे साइज में तोड़ेंगे, आपने तोड़ दिया और सूक्ष्म साइज में सूक्ष्म कणों में तोड़ेंगे, है ना, और सूक्ष्म कणों में तोड़ेंगे। तो एक सीमा ऐसी आएगी जब आप प्राप्त कण को, मान लो ये वो प्राप्त कण है, ये वो सूक्ष्म कण है जिन्हें आप फर्दर आगे और नहीं तोड़ सकते हैं। यानी ये जो सूक्ष्म कण है इससे और सूक्ष्म कणों में आप इसे नहीं तोड़ सकते हैं। अब ये अविभाज्य है, अब ये अविभाज्य है। अब तक हम इसे छोटे छोटे कणों में तोड़ते जा रहे थे, लेकिन एक सीमा अब ये ऐसी आ गई है कि इससे सूक्ष्म कणों में अब इसे नहीं तोड़ा जा सकता है। मतलब अब ये अविभाज्य है, अब ये विभाजित नहीं हो सकते हैं ये सारे के सारे कण। इन सारे कणों को उन्होंने क्या कहा था? परमाणु कहा था। यानी परमाणु वो सूक्ष्मतम कण है पदार्थ का जिसे आप और विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुदा कात्यायाम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। जो पकुदा कात्यायाम थे ये भी हमारे भारत के दार्शनिक थे। महर्षि कणाद के
इस बात से सहमत थे कि माना उन्होंने कि हाँ यही होता है, हम पदार्थ को क्या करेंगे कि विभाजित करते जाएंगे छोटे छोटे कणों में, तो एक सीमा ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को, प्राप्त सूक्ष्म कण को और सूक्ष्म कणों में हम नहीं तोड़ पाएंगे। तो कहा कि हाँ ऐसा ही होता है, और जो पकुदा कात्यायाम है इन्होंने भी इस बात से एग्री कर ली। इन्होंने इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाया। इन्होंने जो महर्षि कणाद ने कहा था इसको तो एग्री किया, मान लिया। कुछ और पॉइंट इन्होंने अपनी तरफ से ऐड क्या कर दिया कि ये जो कण होते हैं ये संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, यानी कि परमाणु जो है संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। यानी ये परमाणु संयुक्त रूप में पाए जाते हैं और पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उस पदार्थ को हम लोग जो है अलग अलग रूपों में देखते हैं। तो यहाँ पर जो नाम है वो है महर्षि कणाद का, जो आप याद रखेंगे, और पकुदा कात्यायाम का नाम आप याद रखेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। अच्छा, ये डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस कौन थे? इनके समकालीन ग्रीक के दार्शनिक थे। जो महर्षि कणाद हैं, जो ये पकुदा कात्यायाम है, इन्हीं के समकालीन, इन्हीं के समय के ग्रीक दार्शनिक है ये, है ना, ये दोनों, ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस। आपसे ना ग्रुप डी 2018 में सवाल पूछा गया था ग्रुप डी 2018 में, ये परमाणु शब्द किसने दिया है, तो वहां पर आंसर जो है सही माना गया था बोर्ड की तरफ से, डेमोक्रिटस। ये प्राचीन समय के ग्रीक दार्शनिक थे, ये दोनों के दोनों। इन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। सेम बातें हैं जो महर्षि कणाद ने कही थी, है ना, वही बातें हैं। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा, अर्थात परमाणु यानी इन्होंने इंग्लिश में कहा ऐसे एटम, इन्होंने एटम कहा। एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो विभाजित नहीं होता है उसे हम लोग एटम कहते हैं। तो सेम बातें हैं ना, सेम बातें हैं। जो बातें महर्षि कणाद ने कही, जो हमारे भारत के दार्शनिक ने बातें कही थी, वही बातें जो है डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने कही कि पदार्थ को हम विभाजित करते जाएंगे छोटे छोटे कणों में, एक स्थिति ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, तो वो जो सबसे सूक्ष्म कण होगा उसे इन्होंने एटम कहा। एटम का मतलब इंडिविजुअल। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित हैं। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। यानी 1700 से लेकर के 1800 ईस्वी तक जो है कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है नहीं किया गया था। देखो, डेमोक्रिटस है, ल्यूसिपस है, या फिर महर्षि कणाद है, पकुदा कात्यायाम है, ये सब फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, वैज्ञानिक नहीं थे। इन्होंने अपना ये विचार प्रस्तुत किया कि भाई ऐसा होता है। अब ये कितना सही है कितना गलत है ना, ये कहना पदार्थ के बारे में, पदार्थ के विभाज्यता को लेकर के जो विचार इन लोगों ने प्रस्तुत किया, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क 18वीं शताब्दी तक नहीं किया गया। किसी ने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया, पूछ सकते हो आप। राइट, 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्व एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्व एवं यौगिक के बीच अंतर को समझ लिया तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने में इंटरेस्ट लिए कि जो तत्व होते हैं वो कैसे और क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। कब की बात है? 18वीं शताब्दी के अंत की बात है। राइट, तो वैज्ञानिक लेवोजियर है ना, लेवोजियर केमिस्ट थे, रसायनज्ञ थे, और इन्हें कहा जाता है रसायन शास्त्र का पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं लेवोजियर। इन्होंने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं जिसमें से एक ने दिया लेवोजियर ने और दूसरा दिया प्राउस्ट ने। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेवोजियर ने रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए,
लेकिन जो दो नियम है किसके, रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम है, जिसमें से एक है जिसे लेवोजियर ने दिया था और जो दूसरा है उसे प्राउस्ट ने दिया था। अभी हम लोग दोनों देखेंगे। तो लेवोजियर एवं प्राउस्ट, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल लेवोजियर याद रखेंगे और प्राउस्ट याद रखेंगे, चाहो तो आप जोसेफ प्राउस्ट याद रख सकते हो। तो लेवोजियर एवं प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। लेवोजियर और प्राउस्ट इन दोनों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। राइट, रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क के बेसिस पे। अब रासायनिक संयोजन के जो दो नियम हैं उसे पढ़ने से पहले ये एक्टिविटी जो है हमें कंप्लीट करनी है। राइट, निम्न एक्स एवं वाई रसायनों का एक युगल लीजिए। एक पेयर आपको लेना है एक्स और वाई का। ठीक, एक्स और वाई का कोई एक पेयर ले लीजिए। आपको यहाँ पर तीन जोड़े दिए गए हैं, इन तीन में से कोई एक जोड़ा आप पिक कर लीजिए जो आपका दिल करे। यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, लेड नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है। कोई भी एक आप यहाँ पर उठा लीजिए। मान लीजिए कि हमने ये उठा लिया, ये पहले नंबर वाला उठा लिया। राइट, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट को हम लोगों ने उठा लिया। एक्स एवं वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। आपको 10 मिलीलीटर पानी लेना है, उसमें इस कॉपर सल्फेट को मिलाना है और फिर से 10 ml पानी लेना है अलग से, उसमें सोडियम कार्बोनेट को मिलाना है। यानी 10 ml पानी के साथ जो है कॉपर सल्फेट का घोल अलग बनाना है और 10 ml पानी के साथ सोडियम कार्बोनेट का घोल अलग बनाना है। जो आप सोडियम कार्बोनेट का घोल बनाएंगे उसे आपको एक शंक्वाकार फ्लास्क में ले लेना है। ये देखो शंक्वाकार फ्लास्क आपको दिखाया गया है। इस फ्लास्क में आप क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का जो आपने विलयन बनाया है जल के साथ उसको लेना है ना। यहाँ पर देख लो, ये वाई का विलयन है, ये वाई का विलयन हम लोगों ने क्या चूज किया, कौन सा जोड़ा, ये जोड़ा पहले नंबर वाला जोड़ा चूज किया है। तो हमारे हिसाब से जो है सोडियम कार्बोनेट का ये जलीय विलयन है। जो आप कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन बनाएंगे उसे आप जो है परखनली में ले लेंगे। एक्स के विलयन को एक छोटी परखनली में लीजिए। तो ये जो परखनली आपको दिखाया गया है यहाँ पर, इसमें किसका विलयन है, एक्स का विलयन है। हमने एक्स कौन सा लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है, यानी कॉपर सल्फेट का विलयन है। राइट, तो इसमें हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने इसमें लिया है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन। ठीक, हमने लिया है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन Na2CO3 का हम लोगों ने लिया है जलीय विलयन, और इसमें हम लोगों ने लिया है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन CuSO4 का हम लोगों ने लिया है यहाँ पर जलीय विलयन। ठीक, छोटी परखनली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाएं ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। अब देखो इसमें ना एक डोरी जो है बांध दी गई है, डोरी बांध दी गई है। ठीक, और इसको ऐसे रखा गया है कि जो एक्स का विलयन है, वाई का विलयन है, अभी मिक्स ना हो। ये दोनों जो है आपस में मिक्स जो है वो नहीं होने चाहिए। अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे अभी हम लोग। उसके बाद ऊपर से क्या करेंगे, इस कॉर्क को डाल देंगे, जाम कर देंगे, इस फ्लास्क को जाम कर देंगे ताकि बाहर से कोई भी पदार्थ, जो अंदर से कोई भी पदार्थ बाहर ना जा पाए। राइट, उसके बाद देखिए अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस पूरे फ्लास्क को, इस वाई में क्या है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। इस वाई में है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन Na2CO3 का जलीय विलयन, और इसमें है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। राइट, हमने वाई के विलयन को, सोडियम कार्बोनेट के विलयन को इस फ्लास्क में डाल रखा है और कॉपर सल्फेट के विलयन को इस परखनली में डाल रखा है और डोरी बांध रखा है, इसमें कॉर्क लगा दिया। अब आपको इस पूरे को तौल लेना है। ये फ्लास्क, ये परखनली, जो इसमें पदार्थ है, इन सब को एक साथ तौल लेना है। यानी फ्लास्क के साथ जो इसके अंदर कंटेंट्स हैं उन सारे को तौल लेना है। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं
जिससे x एवं y के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाए। अब आपको जो है इस फ्लास्क को जो है झुकाना है, घुमाना है, ऐसे करना है कि जो ये x का विलयन है, y का विलयन है, ये दोनों आपस में मिल जाए। ये दोनों आपस में मिल जाए। मान लो कि आपने ऐसे तिरछा कर दिया, यहाँ से जो है, यहाँ से जो विलयन है x का, ये y के विलयन में गिर जाए। ठीक। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए। जब ये दोनों अच्छे से मिश्रित हो जाएंगे, उसके कुछ समय के बाद आप क्या करेंगे कि वापस से इस पूरे फ्लास्क को तौलेंगे। ठीक। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई? तो देखो अभिक्रिया यहां पर होती है, अभिक्रिया यहां पर होती है। मैं अभिक्रिया को यहां पर लिखने जा रहा हूं। आपने फ्लास्क में लिया था Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन। आपने इस परखनली में लिया था कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। राइट। देखो इन दोनों के बीच में ना द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। और यहां पर ना, यहां पर बन जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट है, कॉपर सल्फेट है, यहां पर बन जाएगा आपका कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट का आपको एक ठोस मिलेगा और आपको विलयन मिल जाएगा सोडियम सल्फेट का Na2SO4। सोडियम सल्फेट का आपको मिलेगा जलीय विलयन और इस जलीय विलयन में आपको कॉपर कार्बोनेट का जो है नीले रंग का आपको एक अवक्षेप प्राप्त होगा। ये अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया है और अपने आप में अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। तो जब इन दोनों के बीच में, यानी जब आपने इन दोनों को मिलाया तिरछा करके, घुमा करके फ्लास्क को, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होती है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। कॉपर कार्बोनेट का जो है नीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है इस सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है अभिक्रिया होती है। ठीक, अभिक्रिया होती है। क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? बिल्कुल होती है, ये वाली अभिक्रिया होती है। फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? हमने यहाँ पर कॉर्क क्यों लगा दिया? ताकि अंदर का कोई भी पदार्थ बाहर ना जाने पाए। मान लो कोई गैस उत्सर्जित होती तो वो गैस भी बाहर ना जाने पाए। ठीक। क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ? देखो रिएक्शन से पहले आपने एक बार तौला था, है ना, रिएक्शन से पहले आपने एक बार तौला था और रिएक्शन के बाद जो है आपने वापस से तौला था। जब आप दोनों बार अलग अलग जब आप तौलते तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। मान लीजिए कि रिएक्शन से पहले आपने तौला था तो जो पूरा सेटअप था उसका द्रव्यमान मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 100 ग्राम आया था, तो रिएक्शन के बाद भी अगर आप मापते तो 100 ग्राम ही आता। तो ले दे करके आपको यहाँ पर यही समझाया गया है कि देखिए रिएक्शन से पहले आपने मास कैलकुलेट किया था और रिएक्शन के बाद आपने मास कैलकुलेट किया था, दोनों आपस में बराबर ही है। यानी कि द्रव्यमान का ना तो सृजन हुआ है ना ही ह्रास हुआ है, ना तो एक्स्ट्रा द्रव्यमान बना है ना ही किसी द्रव्यमान का ह्रास हुआ है। ये बस आपको इस एक्टिविटी से समझाने की कोशिश की गई है। ठीक, आप चाहते तो ये वाला ले लेते, आप ये जोड़ा उठा लेते आप। बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, यहां भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती। बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनता, श्वेत रंग का अवक्षेप बनता सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में। लेड नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, यहां पर लेड क्लोराइड का एक अवक्षेप प्राप्त होता सोडियम नाइट्रेट के जलीय विलयन में। तो कोई सा भी आप उठा लेते हैं अभिक्रिया होती, और जो अभिक्रिया होती द्विविस्थापन अभिक्रिया होती, या फिर उसको आप अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते थे, क्योंकि हर केस में जो है आपको एक अवक्षेप प्राप्त होता। इस वाले केस में बेरियम सल्फेट का और इस वाले केस में लेड क्लोराइड का प्राप्त अवक्षेप होता। तो देखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। देखो ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे दिया था लेवोजियर ने। इसे किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। देखो रासायनिक संयोजन के दो नियम, एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये पहला नियम है। रासायनिक संयोजन के जो दो नियम है उसमें से पहला यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे दिया था लेवोजियर ने। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। अभी आपको एक्टिविटी में वही चीज दिखाया गया था
कि रिएक्शन से पहले आपने पूरा सेटअप तौला था और रिएक्शन के बाद आपने पूरा सेटअप तौला था, कोई चेंज नहीं आया। इससे क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि रिएक्शन से पहले जो टोटल मास था रिएक्शन के बाद भी वही मास है। जैसे मान लीजिए कि A है और B है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और C और D बनाते हैं। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपने A का 1 ग्राम लिया था और B का 2 ग्राम लिया था, तो टोटल मास आपने कितना लिया था? टोटल मास कितना था? दोनों को मिला दो तो 3 ग्राम हुआ ना। तो जो यहाँ पर उत्पाद बनेंगे C और D, अब ये कुछ भी बन सकता है, द्रव्यमान में ये कुछ भी बन सकता है, कितना भी बन सकता है, लेकिन जो टोटल मास आएगा ना वो 3 ग्राम ही आएगा। भले हो सकता है कि 1 ग्राम बन जाए, ये 2 ग्राम बन जाए, या फिर हो सकता है कि ये 2 ग्राम बन जाए, ये 1 ग्राम बन जाए, या फिर हो सकता है कि ये 1.5 ग्राम बन जाए, ये 1.5 ग्राम बन जाए। कुछ भी बने द्रव्यमान में अलग अलग, लेकिन टोटल जो मास आएगा वो 3 ग्राम ही आएगा। यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपसे पूछा जाता है किसने दिया? आप बोलेंगे लेवोजियर ने दिया, जिसे कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। और रासायनिक संयोजन के 2 नियम हैं, उसमें से ये एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम। रासायनिक संयोजन के 2 नियम, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसे दिया था लेवोजियर ने, जो दूसरा है वो है स्थिर अनुपात का नियम। राइट, स्थिर अनुपात का नियम। लेवोजियर एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में कि यौगिक का निर्माण जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों से ही होता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया से होता है और तत्व जो है एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। मिश्रण में क्या था? मिश्रण यौगिक से अलग कैसे है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ये तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, किसी भी अनुपात में मिल जाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया वहां पर नहीं होती है, बस मिश्रित हो जाते हैं, हो गया। लेकिन यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व जो होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। तो लेवोजियर और अन्य वैज्ञानिक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो जल है, ये जो जल है, इसमें आप देखेंगे तो जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, इसके द्रव्यमान का जो अनुपात है, यहाँ पर जो अनुपात की बात की जाती है द्रव्यमान की ही की जाती है। द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो 1.18 होता है, 1:8 होता है, 1 नहीं 1:8 होता है, 1:8 होता है, यानी 1:8 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। राइट, ये मास का रेशियो है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि यार ये जो जल है ना, ये जो जल है, चाहे इसे हम किसी भी स्थान से लाएं, इसका सोर्स कुछ भी हो, कहीं से भी लाएं, या फिर किसी ने भी बनाया हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो आता है ये 1:8 ही आता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है पानी लाते हैं समुद्र से, या फिर आप लाते हैं झील से, या फिर आप लाते हैं किसी नदी से, या फिर आप लाते हैं किसी नल से, या फिर आपके शरीर में पानी है, कहीं से भी आप पानी को उठाकर ले आओ, मैटर नहीं करता है कि आप कहां से ला रहे हो। यह भी मैटर नहीं करता है कि आप इस पानी को बनाया किसने है, किसने लैब में तैयार किया है। अगर वो पानी है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे ही होंगे और उनके मास का रेशियो 1:8 ही आएगा। मतलब एक यौगिक में जो तत्व होते हैं वो डेफिनेटली एक निश्चित अनुपात में होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं। और यहाँ पर जो अनुपात की बात की जाती है वो मास की जाती है, द्रव्यमान की जाती है, ये फिक्स होता है। तो यही चीज आपसे यहाँ पर कहा गया है कि प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। जिस तत्व से यौगिक बना होता है उसकी बात की जा रही है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो, चाहे इस यौगिक को किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो, या फिर इस यौगिक को किसी ने भी बनाया हो, जो उसमें तत्व होते हैं उसका रेशियो फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए नमक पानी का घोल मैं आपको दे दूं और आपके दोस्त को दे दूं। नमक पानी का घोल मैं आपको और आपके दोस्त से कहूं कि भाई दोनों आदमी जो है नमक पानी का घोल लेकर के आइए। दोनों आदमी जब आप नमक पानी का घोल लेकर के आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाला हो और आपका दोस्त जो है वो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच नमक डाला हो।
दोनों नमक पानी का ही घोल है, लेकिन उसमें पानी और नमक के द्रव्यमान में अंतर आपको देखने को मिलेगा। एक में 1 चम्मच नमक है, दूसरे में 2 चम्मच नमक है, लेकिन दोनों जो है नमक पानी का घोल ही है। लेकिन आपको मैं बोल दूं कि आप पानी लेकर के आओ, आपके दोस्त को भी बोल दूं पानी लेकर के आओ, और वहां पर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको तोड़ दूं और देखूं कि द्रव्यमान का रेशियो क्या है, तो 1:8 ही मिलेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उस पानी को आप कहां से लाए हैं, आपका दोस्त कहां से लाए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे आप? यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, समझा चुका हूं। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगी। 1:8 के रेशियो में आपको मिलेगा। भाई 9 ग्राम अगर आप जल लेते हो, इसको आप तोड़ते हो, तो तोड़ने से आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा ना। भाई कैसे मिलेगा? द्रव्यमान के इस अनुपात में मिलेगा, द्रव्यमान के इस अनुपात में मिलेगा, यानी 1 ग्राम आपको हाइड्रोजन मिलेगा तो 8 ग्राम आपको ऑक्सीजन मिलेगा 9 ग्राम जल को तोड़ेंगे तो। मान लीजिए कि आपने 18 ग्राम ले लिया है जल, है ना, 18 ग्राम ले लिया है, तो फिर से जब आप यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्राप्त करेंगे तो इसके द्रव्यमान का रेशियो यही आएगा। यानी इस वाले केस में क्या हो जाएगा कि आपको 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा, तो यहां पर ये कितना मिलेगा? 16 ग्राम मिलेगा, है ना, 16 ग्राम मिलेगा। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। जो अमोनिया है ये भी अपने आप में यौगिक है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। इसमें भी क्या होगा, जो तत्व है उनके द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा, चाहे आप इसे किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो, चाहे इसे किसी ने भी क्यों ना बनाया हो। ठीक, आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है और जो हाइड्रोजन है, इनके द्रव्यमान के बीच जो अनुपात है, इनके द्रव्यमान का जो रेशियो है वो 14:3 है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है जल के बारे में और ये अमोनिया के बारे में, एनसीईआरटी से डायरेक्ट। चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो, समझा चुका हूं आपको। उपरोक्त उदाहरण से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है। अच्छा, स्थिर अनुपात के नियम को ही हम लोग निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। जो स्थिर अनुपात का नियम है उससे आप निश्चित अनुपात का नियम भी बोल सकते हो, यानी स्थिर के स्थान पर आप निश्चित शब्द का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस नियम को दिया था प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट ने। रासायनिक संयोजन के 2 नियम, पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसे दिया था लेवोजियर ने, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम या फिर निश्चित अनुपात का नियम जिसे किसने दिया? इस जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। तो किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। एज इट इज आपको याद कर लेना है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है, मौजूद होता है। जैसे जल है, जल एक यौगिक है जो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होगा, चाहे इसे किसी ने भी क्यों ना बनाया हो, चाहे इसे किसी भी स्रोत से प्राप्त क्यों ना किया गया हो। और हर यौगिक के केस में यही होता है कि जो उनके तत्व होते हैं उनके द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अब देखो, रासायनिक संयोजन के नियम जो है 2 लेवोजियर और जोसेफ प्राउस्ट ने दे दिया, लेकिन इन दोनों नियमों को अच्छे से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए, दोनों नियमों को लेकर के जो है अच्छे से व्याख्या जो है वो नहीं कर पाए। तो वैज्ञानिकों के सामने ये एक समस्या थी कि भाई ये जो नियम है इनको अच्छे से कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो इन नियमों को एक्सप्लेन करने के लिए जॉन डाल्टन आते हैं और इन्होंने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था, है ना। जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में, मैटर के नेचर के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। देखो, जो फिलोसफर हुआ करते थे, है ना, जो बातें फिलोसफिकल थी,
कि जो पदार्थ होते हैं विभाजित होते हैं छोटे छोटे कणों में, फिर एक समय आता है छोटे कण जो मिलते हैं वो और सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं हो पाते हैं, उसे परमाणु कहा जाता था। ये सब क्या था, एक विचार था, दार्शनिक बातें थी ये सारी, है ना। जॉन डाल्टन ने उसे पिक कर लिया, उन्हें लगा कि यार ये सच बात है ना, ये सच बात है। जो उस समय बातें जो है फिलोसफिकल थी उसे उन्होंने पिक कर लिया, उन्होंने ये माना कि यार यही सच है। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। डाल्टन ने इस बात को पिक कर लिया कि जो पदार्थ होते हैं वो विभाजित होते हैं सूक्ष्म कणों में, सबसे सूक्ष्म कण जो होता है वो एटम होता है। उस समय ये जो है माना जाता था कि यार ये तो दार्शनिकों का विचार है, इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है पता नहीं है। जॉन डाल्टन ने उसको सही माना और उसे उठा लिया, उस विचार को उठा लिया। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया था उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। तो जो भारत के प्राचीन दार्शनिक हुआ करते थे, ग्रीक के जो प्राचीन दार्शनिक हुआ करते थे, पदार्थ के विभाज्यता को लेकर के जो उनका विचार था वही विचार जॉन डाल्टन ने उठा लिया। उन्होंने भी कहा था जो पदार्थ है उनका जो सूक्ष्मतम कण है जो आगे और विभाजित नहीं हो सकता उसे परमाणु कहा था। जॉन डाल्टन ने भी उसे परमाणु ही नाम दिया। लेकिन परमाणु शब्द किसने दिया, यानी कि एटम शब्द जो है किसने दिया, ये एक बार सवाल पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी 2018 में, तो वहां पर आंसर दिया गया था डेमोक्रिटस। मान लीजिए कि कह कर आए कि किस भारतीय दार्शनिक ने परमाणु शब्द दिया था, तो आपका आंसर क्या होगा, महर्षि कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद आप बोलेंगे। ठीक, डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमानों के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात की युक्ति संगत व्याख्या की। लेबोजियर और प्राउस्ट दोनों ने रासायनिक संयोजन के नियमों को अच्छे से व्याख्या जो है वो नहीं कर पाए। तो जो ये डाल्टन थे इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, वो जो सिद्धांत है वो आधारित है रासायनिक संयोजन के नियमों पर, यानी जो उनका सिद्धांत है वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को और निश्चित अनुपात के नियम को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। जो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे लेबोजियर और प्राउस्ट, डाल्टन का जो सिद्धांत है उन नियमों को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, सारे ही पदार्थ, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार ये बातें जो है कही गई है। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो, डाल्टन ने ये सारे पोस्टुलेट्स दिए थे, 6 पोस्टुलेट्स दिए हुए थे। ये 6 बातें उन्होंने कही थी और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इन सब को सिद्ध किया था, बस उन्होंने माना था कि ऐसा होता होगा, है ना, माना था कि ऐसा होता होगा। इसमें से कुछ बातें आगे चल करके गलत साबित हो जाती हैं और कुछ बातें जो है अभी भी सही है। तो इन्होंने भी ऐसा नहीं था कि इन्होंने सिद्ध किया था, बस इन्होंने माना कि ऐसा होता होगा, राइट। तो पहले उन्होंने क्या माना, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पकुदा कात्यायान ने क्या कहा कि यही वो परमाणु है जो संयुक्त रूप से पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनाते हैं जिसे हम अनुभव करते हैं। इन्होंने वही बातें कही। भाई जो दार्शनिक हुआ करते थे, भाई उनका जो विचार था उन्होंने ऐसे पिक कर दिया था उन लोगों के विचारों का, डाल्टन ने पिक कर दिया था उनके विचारों का। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, इन्होंने कहा, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इन्होंने कहा कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं पदार्थों के बीच, जब रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो एक्चुअल में रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, यही एटम्स करते हैं जिससे वो पदार्थ बने होते हैं, परमाणु करते हैं जिससे वो पदार्थ बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है।
और उन्होंने क्या कहा, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इन्होंने ना ये कहा कि एक तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं सबका परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। पहली बात तो इन्होंने ये कहा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई तत्व का हमने सैंपल ले लिया है, तो इनके अनुसार कि जो भी तत्व है भाई, जो भी पदार्थ है उन पदार्थों में तत्व यौगिक मिश्रण सब आते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक तत्व ले लिया, तो इनके अनुसार कि सारे ही तत्व, इनके अनुसार तो सारे ही पदार्थ, तो उसमें तत्व भी आ जाएंगे। सारे ही तत्व क्या है कि परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। और इन्होंने कहा कि परमाणु के पास अपना परमाणु द्रव्यमान होता है। तो पहली बार परमाणु द्रव्यमान की जो बातें हैं डाल्टन ने ही की थी। इन्होंने कहा कि परमाणु के पास भाई अपना परमाणु द्रव्यमान होता है और एक तत्व के भीतर जितने भी परमाणु होते हैं सबका परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है और सब के रासायनिक गुणधर्म भी एक जैसे ही होते हैं। अब देखो ये सेकंड नंबर में जो है परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, ये तो ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही विनाश होता है। लेबोजियर ने क्या कहा था, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। क्यों नहीं द्रव्यमान का सृजन होता है, क्यों नहीं द्रव्यमान का विनाश होता है? क्योंकि इन्होंने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणुओं का सृजन होता है और न ही विनाश होता है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणुओं का विनाश होता है और न ही नया परमाणु बनता है, इसीलिए हर परमाणु के पास द्रव्यमान है, इसीलिए ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है और ना ही उनका विनाश होता है। सोचिए कुछ परमाणु का विनाश हो जाता तो जितने भी परमाणु का विनाश होता उसके पास अपना कुछ न कुछ द्रव्यमान होता, तो हम बोल सकते थे उस द्रव्यमान का भी विनाश हो जाता। क्योंकि परमाणुओं का विनाश नहीं होता है रासायनिक अभिक्रिया में, ना ही उनका सृजन होता है, इसीलिए ना तो द्रव्यमान का विनाश होता है और ना ही उसका सृजन होता है। इन्होंने इस चीज को यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ऐसे एक्सप्लेन किया। राइट, आगे बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। हमने ये एक तत्व माना था, मान लो ये कोई तत्व है A, ठीक है, हम एक दूसरा तत्व उठाते हैं B, भाई ये भी जो है परमाणुओं से ही मिलकर बने होंगे, हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो इनमें भी क्या है कि बहुत सारे सूक्ष्म कण होंगे जिन्हें परमाणु कहा जाएगा, लेकिन क्योंकि ये दूसरे तत्व के परमाणु हैं तो इनका परमाणु द्रव्यमान अलग होगा, इनके और इनके जो परमाणु हैं उनके रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। यही चीज आपसे कहा गया है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। भाई एक ही तत्व के सारे परमाणु जो है उनका द्रव्यमान एक जैसा होगा और रासायनिक गुणधर्म एक जैसा होगा, लेकिन अलग अलग तत्व के जो परमाणु होंगे उनके रासायनिक गुणधर्म और उनके द्रव्यमान अलग अलग होंगे। तो ये सारे ए तत्व के परमाणु हैं तो इनका परमाणु द्रव्यमान एक जैसा और रासायनिक गुणधर्म एक जैसा। ये बी तत्व के परमाणु हैं तो इनका आपस में रासायनिक गुणधर्म एक जैसा और आपस में रासायनिक जो परमाणु द्रव्यमान है वो एक जैसा। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग है, जो इसका रासायनिक गुणधर्म है, जो इसका रासायनिक गुणधर्म है वो अलग अलग है। आई होप आपको समझ में आया होगा। खैर इनकी ये जो बात है ना कि सभी परमाणु एक ही तत्व में जितने भी परमाणु होते हैं उनका परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है, ये आगे चल करके गलत साबित हो जाता है। क्यों? जब बात आती है समस्थानिकी की। समस्थानिकी की जब बात आती है तो उसमें क्या होता है भाई, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं। तो समस्थानिकी जब खोज हुई तो इनका ये जो कॉन्सेप्ट है गलत हो गया। खैर हम जो है बाद में बात करेंगे इसके बारे में, या फिर चलो हम लोग थोड़ा बात ही कर लेते हैं। यहाँ पर डाल्टन के अनुसार एक तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं उनका परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि एक तत्व के अंदर जो हम झांक कर देखते हैं तो हमें जो है एक से अधिक प्रकार के परमाणु हमें मिलते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो भाई जो मैंने यहाँ इस बैंगनी रंग से कलर किया इसका परमाणु द्रव्यमान अलग होगा, राइट। हमने कुछ नीले रंग से ऐसे कलर कर दिया, ये जो परमाणु है इनका द्रव्यमान अलग होगा। तो इन्हें हम लोग समस्थानिक बोलते हैं, एक ही तत्व के अलग अलग समस्थानिक बोलते हैं, राइट।
खैर इन्होंने ये बात कही। आगे पढ़ते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। जैसे हम जल की बात करते हैं, है ना, तो जल में भाई ऑक्सीजन है, ठीक है, और ऐसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इसमें आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जल का एक अणु है। इसमें हाइड्रोजन के देखो 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो हम रेशियो निकालेंगे तो 2:1 आएगा। ऐसे ही अमोनिया का देखो आप NH3 है, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं का अनुपात आपको देखना है, द्रव्यमान का नहीं, परमाणुओं का अनुपात देखना है। तो यहाँ पर देखो 1:3 आएगा। यही चीज आपसे कहा गया है कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु, यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व के परमाणु, ऑक्सीजन तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न हो गए, नाइट्रोजन तत्व के परमाणु और हाइड्रोजन तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न हो गए, परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। छोटी पूर्ण संख्या देखो, ये छोटी संख्या है ना, 2 और 1, 1 और 3। आप यहाँ पर देखो ग्लूकोज ले लो, C6H12O6, यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। रेशियो निकालो तो 1:2:1 आएगा। छोटी संख्या है और पूर्ण संख्या है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 1.5 टुकड़ा, 2.5 टुकड़ा, 3.5 टुकड़ा परमाणु जो है पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, ऐसा नहीं होता है। 1.5 टुकड़ा, 2.5 टुकड़ा, 1.5 टुकड़ा नहीं, 1.5 परमाणु, 2.5 परमाणु, 3.5 परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। परमाणु जो होते हैं वो पूर्ण संख्या में होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होंगे, और पूर्ण संख्या जो होगी वो छोटी होगी। फ्रैक्शन में परमाणु पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। जैसे कि अगर आप जल लेते हैं तो जल में वही बात है, चाहे ये जल का स्रोत कोई भी हो, चाहे इस जल को किसी ने भी क्यों ना बनाया हो, अगर ये जल है तो इसमें हमेशा आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेंगे। तो क्या हो गया, प्रकार निश्चित है, संख्या भी निश्चित होंगे। हमेशा आपको 2 हाइड्रोजन पर 1 ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। हमेशा आपको 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन के परमाणु देखने को मिलेंगे एक अणु में। अमोनिया उठाते हैं। अमोनिया को आप चाहे कहीं से भी प्राप्त कर लो, चाहे किसी ने भी क्यों ना बनाया हो, हमेशा आपको इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही देखने को मिलेंगे। तो प्रकार निश्चित हो गया। और हमेशा आपको 1 नाइट्रोजन एटम पर 3 हाइड्रोजन के एटम्स देखने को मिलेंगे। तो संख्या निश्चित हो गई, है ना, संख्या निश्चित हो गई। तो ये सारे जो पोस्टुलेट्स हैं ये डाल्टन ने दिए थे, ये डाल्टन ने दिए थे। इसमें से कुछ सही है, कुछ आगे चल करके गलत साबित जो है हो जाते हैं। जैसे परमाणु अविभाज्य है, आगे चल करके गलत साबित हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी देखने को मिलते हैं, यानी परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। ये मैंने आपको समझा ही दिया। इन्होंने कहा था कि सभी परमाणु का द्रव्यमान एक जैसा होता है, रासायनिक गुणधर्म एक समान होंगे, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता है। समस्थानिक जो है एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं, जिनमें परमाणु द्रव्यमान जो है अलग अलग होता है। ठीक, बाकी ये सब जो बातें हैं ये सही है। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण होते हैं। देखो यहीं पर टिप दिया गया है, बता दिया गया है कि भाई डाल्टन ने जो कहा ना, या फिर जो दार्शनिकों के मन में विचार था कि वो सूक्ष्मतम कण जो है परमाणु है, जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, ये आगे चल करके जो है गलत साबित हो जाता है। अब आइए कुछ प्रश्नों को बनाते हैं जो आपसे पूछे गए हैं किताब में। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं, यानी कि अभिक्रिया करते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाएं कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया से पहले जो टोटल द्रव्यमान है, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही होना चाहिए। यही कहता है, अभिक्रिया से पहले यानी कुल अभिकारक का जो द्रव्यमान आएगा वही कुल उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए। तो अभिकारक कौन कौन से हैं भाई? सोडियम कार्बोनेट का 0.3 ग्राम है ना, 5.3 ग्राम है। एसिटिक एसिड जो है 6 ग्राम है। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना आएगा? 6 5 11 हो जाएगा, 11.3 ग्राम आएगा। तो देख लो कि 11.3 ग्राम टोटल
जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, जो कुल उत्पाद है उसका आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये 2.2 ग्राम बनता है। 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट बनता है, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट बनता है। और यहाँ पर जल कितना बनता है, जल यहाँ पर है ये 0.9 ग्राम बनता है। इन सारे को जोड़ना पड़ेगा, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 10.4 हो जाएगा, 10.4 में 0.9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, तो 11.3 आ जाएगा। इन सारे को जोड़ेंगे तो 11.3 ग्राम जो है आपको मिल जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल इस अभिक्रिया द्वारा दिखाए गए परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन जो है ये जो अभिक्रिया है वो करती है। अगला सवाल देखते हैं। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग कर जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। देखो जल की अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जल में जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इनके मास के बीच जो रेशियो है ये 1:8 का है। यानी ये अनुपात आपको हमेशा जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास के बीच मिलने वाला है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन 3 ग्राम लेते हैं, 3 ग्राम लेते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना होना चाहिए, कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। रेशियो मेंटेन रहेगा, रेशियो जो है 1:8 ही ये फिक्स है ना, ये फिक्स है, रेशियो मास के बीच में यही रहने वाला है। तो अगर आपने इसको 3 गुना कर दिया है तो निश्चित रूप से इसे भी जो है 3 गुना करना पड़ेगा, है ना, इसे भी 3 गुना करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो 1:8 आएगा, तभी तो रेशियो 1:8 आएगा। यानी कि ऑक्सीजन जो है आपको 24 ग्राम लेनी पड़ेगी, राइट। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित यानी कि पोस्टुलेट द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। यानी डाल्टन का कौन सा वो पोस्टुलेट है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को एक्सप्लेन करता है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो हम ये 2 नंबर वाला बोल सकते हैं कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। खैर ये नहीं, ये जो लाइन है ये परमाणु जो रासायनिक अभिक्रिया में, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। हर परमाणु के पास अपना द्रव्यमान होता है। हम बोल सकते हैं कि इसी कारण जो है ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है और न ही द्रव्यमान का ह्रास होता है रासायनिक अभिक्रिया में। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को कवर करते हैं। परमाणु क्या होता है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है। इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के एक समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है। जो बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं भाई, उनमें आप देखते हैं कि दीवारें बनती हैं, दीवारें मिलकर के कमरे बनाते हैं और बहुत सारे कमरे मिलकर के जो है पूरी इमारत जो है वो बन जाती है। तो इसमें आप देखते हैं ब्रिक्स होते हैं, ठीक, इनमें जो है ब्रिक्स होते हैं। तो इन ब्रिक्स के बारे में कहा गया है कि अगर वो इमारत अपने आप में एक पदार्थ है तो ये जो ब्रिक्स होते हैं ये अपने आप में क्या है, परमाणु है। किसी बॉम्बी एंट हिल चींटी जो है बालू का जो ढेर बनाती है, उसकी रचनात्मक इकाई क्या है। यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। जैसे इमारत के केस में जो ईंट है, एक ईंट, उसे परमाणु कहा गया। जो एंट हिल है उसमें रेत के एक कण को परमाणु कहा गया, ठीक। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। यानी दुनिया में जितने भी द्रव्य हैं, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, उसकी रचनात्मक इकाई क्या है, परमाणु है। मतलब दुनिया की सारी जो वस्तुएं हैं, दुनिया के सारे जो पदार्थ हैं वो सब परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। परमाणु कितने बड़े होते हैं। देखो परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं इससे भी छोटे होते हैं। किसी भी वस्तु जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, उससे भी बहुत छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बनेगी। भाई लाखों परमाणुओं को जब आप एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे तब जाकर के कागज की शीट जितनी मोटी जो है परत बनती है।
परमाणु त्रिज्या को जो है नैनोमीटर में मापा जाता है। ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और 1 नैनोमीटर बराबर जो है 10⁻⁹ मीटर होता है। ये आप याद रखेंगे। यहां पर देख लो, हाइड्रोजन परमाणु का जो है साइज आपको दिया गया है, या फिर त्रिज्या बोल दो आप, 10⁻⁻10 मीटर है। जो आप जल के एक अणु की जो हम बात करते हैं उसका साइज जो है 10⁻⁹ मीटर होता है। और हीमोग्लोबिन जो अणु है जिसके कारण हमारा खून जो है लाल है, उसका साइज जो है 10⁻8 है। तो स्टार्टिंग के इन तीनों के साइज को जो है आप याद रख सकते हो। हाइड्रोजन परमाणु का साइज जो है पूछा जाता है 10⁻10 मीटर, जल के अणु का 10⁻9 मीटर और हीमोग्लोबिन अणु का 10⁻8 मीटर। अब जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? भाई परमाणु जब साइज में इतने छोटे हैं कि हम उसके साइज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो हम उस परमाणु के बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके, फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव रहता है, उनका प्रभाव पड़ता रहता है। तो पूरी की पूरी दुनिया ही परमाणुओं से बनी हुई है। भले ही हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारे बीच वो मौजूद है। परमाणु, हर पदार्थ परमाणुओं से बना हुआ है और उन्हीं पदार्थों के बीच में हम रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि परमाणुओं के बीच में हम रहते हैं, हमारे चारों तरफ जो है परमाणु मौजूद है और हमारे हर कामों पर जो है परमाणु का जो प्रभाव है वो पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतह के आवर्तित प्रतिबिंब को देख सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब हमारे पास ऐसी तकनीक आ चुकी है कि तत्व के सतह को मैग्नीफाई करके हम उसके परमाणु को देख सकते हैं। यहाँ पर सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब दिखाया गया है। ये आपको बहुत सारे परमाणु दिखाए गए हैं। पहले संभव नहीं था, लेकिन आज के डेट में संभव है। जॉन डाल्टन के बारे में जो है, जॉन डाल्टन के जीवन के बारे में जो है यहाँ पर कुछ बातें दी गई है आपके एग्जाम के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, चाहो तो ये याद रख सकते हो कि जो जॉन डाल्टन थे वो इंग्लैंड के थे। जॉन डाल्टन इंग्लैंड के थे और इन्होंने 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया था। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1808 में दिया था और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। बाकी चीज़ें अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है? भाई अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं, तो हम अलग अलग तत्व के परमाणुओं को कैसे दिखाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लोग जो बार बार लिखते हैं ऐसे H हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N, ये सब क्या है? प्रतीक ही तो है। H का मतलब हाइड्रोजन तत्व का जो परमाणु है उसका ये प्रतीक है, ऑक्सीजन परमाणु का ये प्रतीक है, नाइट्रोजन परमाणु का ये प्रतीक है। ठीक। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के प्रतीकों के लिए, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहली बार परमाणु का प्रतीक दिया था? तो आप बोलेंगे डाल्टन, जॉन डाल्टन। उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया, उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। अब इन्होंने जो प्रतीक दिया था, जो इन्होंने सिंबल दिया था, वो सिंबल जो है उस तत्व के एक परमाणु को दिखाता था, एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बोल सकते हो कि एक निश्चित मात्रा, एक परमाणु है तो बोल सकते हैं कि एक निश्चित मात्रा को वो सिंबल दिखाता था। इनका जो है सिंबल यूज में नहीं आया है ना, और ना ही इनके सिंबल से जो है आज तक एग्जाम में मेरे ख्याल से सवाल पूछा गया है। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी तत्व का जो प्रतीक होता है, तत्व के प्रतीक का सुझाव दिया था कि भाई प्रतीक जो है ऐसे बनना चाहिए। क्या सुझाव दिया? कि जो तत्व का नाम है उसके नाम से एक या दो अक्षर उठाओ और सिंबल बना दो। बर्जीलियस ने क्या कहा कि तत्व
का प्रतीक देना है, तत्व का प्रतीक बोल दो या फिर तत्व के परमाणु का प्रतीक बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तत्व का प्रतीक देना है तो उस तत्व का नाम उठाओ और उसके एक या दो अक्षर से उसके प्रतीक को बना दो। डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक, देखो डाल्टन का यह सारा प्रतीक था। अभी जो आप हाइड्रोजन के लिए H लिख देते हो, अगर डाल्टन के प्रतीक को हम लोग उठाएं, अगर मान लो कि इन्हीं का प्रतीक जो है आजकल यूज होता, तो आपको बार बार जो है हाइड्रोजन के लिए ऐसे बनाना पड़ता। ठीक है, सल्फर के लिए हम लोग जो आज के डेट में केवल S लिख देते हैं, अगर हम डाल्टन के प्रतीक पर चलते हैं तो सल्फर के लिए बार बार आपको ऐसे बनाना पड़ता कि ये सल्फर है। फास्फोरस के लिए जो हम ऐसे P लिख देते हैं, अगर डाल्टन के प्रतीक को मानते हैं तो देखो हमें बार बार फास्फोरस को दिखाने के लिए ऐसे दिखाना पड़ता है ना, ऐसे दिखाना पड़ता। तो एक बार आपने ऐसे बना दिया तो ये एक सल्फर है। ठीक, आपने एक प्रतीक ऐसा बना दिया मतलब ये एक हाइड्रोजन का परमाणु है। ऐसे ही ये सारे हैं। तो कुछ ऐसा प्रतीक डाल्टन ने दिया था, भले ही इनका जो प्रतीक है हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन डाल्टन वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों का प्रतीक दिया था। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। स्टार्टिंग में, प्रारंभ में तत्वों का नामकरण कैसे हुआ भाई? जहां से वो पहली बार मिले थे उस स्थान के नाम पर उसका नाम दे दिया जाता था। एग्जाम्पल आपको दिया गया है कॉपर के बारे में। कॉपर को सबसे पहली बार जो है प्राप्त किया गया था साइप्रस से, जहां अभी हमारे पीएम गए थे। तो कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है क्योंकि पहली बार कॉपर को प्राप्त किया गया था इसी साइप्रस से, तो साइप्रस से नाम बना दिया कॉपर। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया है। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण यानी कि गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। सोना जो है उसका कलर पीला पीला होता है, तो उसका नाम जो है गोल्ड रख दिया गया क्योंकि इंग्लिश में गोल्ड का मतलब पीला होता है। तो कुछ तत्वों का नाम जो है उन स्थानों पर रखा गया जहां से वो पहली बार मिले थे। कुछ तत्वों का नाम जो है उसके कलर पे डाल दिया गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC है ना, IUPAC या फिर IUPAC बोल दो आप, ये फुल फॉर्म जो है आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है, वैज्ञानिकों का एक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। आज के डेट में कोई नया तत्व अगर खोजा जाता है तो उसका नाम क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये IUPAC, ये जो संस्था है ये निर्धारित करेगी जो नया तत्व खोजा गया है उसका नाम क्या होगा और उसका सिंबल क्या होगा। ठीक, और जो मात्रक है उसको भी डिसाइड करने का काम जो है ये IUPAC के द्वारा किया जाता है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। ज्यादातर जो तत्व हैं, अभी तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं जो आपको पढ़ने हैं। इन 118 तत्वों को सिंबल भी दिया गया है। तो अधिकांश तत्वों का जो प्रतीक बनाया गया है उनके अंग्रेजी नाम के एक या दो अक्षरों से ही बनाया गया है। अब देखो, किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। मान लीजिए कि एक तत्व है जिसके प्रतीक में दो अक्षर है, जिसके सिंबल में दो अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा, दूसरा स्मॉल लेटर में होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एल्यूमिनियम का सिंबल हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम, ये है एल्यूमिनियम। तो देखो यहां से एल्यूमिनियम का A उठाया गया है और एल्यूमिनियम का L उठाया गया है। पहला अक्षर हम लोगों ने बड़ा रखा है, दूसरा वाला छोटा रखा है। ऐसे ही कोबाल्ट के बारे में देखो, ये कोबाल्ट है, COBALT, ये कोबाल्ट है, इंग्लिश नाम है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का सिंबल बनाया गया है, यहाँ से C उठाया गया है और यहाँ से O उठाया गया है। तो पहला लेटर बड़ा होगा और दूसरा जो है छोटा होगा। हम कभी भी बड़ा C बड़ा O नहीं लिखेंगे, हम कभी एल्यूमिनियम के लिए बड़ा A बड़ा L नहीं लिखेंगे। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक जो है इसके नाम के बस एक लेटर को उठा करके बनाया गया है।
केवल H हो गया। जैसे कार्बन है, कार्बन का सिंबल केवल C लिया गया है, इसके नाम का जो पहला अक्षर है केवल उसको उठाया गया है। तो कुछ प्रतीकों को बनाने के लिए जो नाम है उसके केवल पहले अक्षर को लिया गया है। कुछ प्रतीकों को बनाने के लिए उसके नाम के 2 अक्षरों को लिया गया है। कुछ प्रतीकों को बनाने के लिए नाम के जो 2 अक्षर लिए गए हैं वो स्टार्टिंग के 2 नाम हो सकते हैं, स्टार्टिंग के 2 अक्षर हो सकते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम के केस में देखो स्टार्टिंग के 2 अक्षर लिए गए हैं, कोबाल्ट के केस में स्टार्टिंग के 2 अक्षर लिए गए हैं। लेकिन कुछ तत्वों का प्रतीक बनाया गया है, उनमें 2 अक्षर का इस्तेमाल तो किया गया है लेकिन लगातार 2 अक्षर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसे जिंक की अगर हम बात करें तो इसमें पहले अक्षर का इस्तेमाल किया गया है और तीसरे अक्षर का इस्तेमाल किया गया है। और नियम ये कहता है कि भाई पहला अक्षर बड़ा लेटर में और दूसरा जो है छोटा होना चाहिए, तो ZN बनाया गया है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। जैसे क्लोरीन की अगर हम बात करें तो देखो ये क्लोरीन का अंग्रेजी नाम है, पहला लेटर उठाया है और इसके बाद का कौन सा लेटर उठाया है, ये L उठाया है। ठीक है, ये L उठाया है, दूसरा लेटर नहीं उठाया है, तीसरा लेटर उठाया है। तो यही चीज आपसे कहा गया है कि प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को। जिंक की बात मैंने अभी आपसे की, ये जिंक का अंग्रेजी नाम है तो पहला अक्षर उठाया गया है और दूसरा अक्षर ना उठा करके तीसरा अक्षर उठाया गया है। तो प्रतीक बनाने के लिए जो अंग्रेजी नाम है उसका पहला अक्षर लेकर के भी प्रतीक बनाया गया है, लगातार 2 अक्षर लेकर भी बनाया गया है, या और पहला अक्षर और बाद के आने वाले किसी एक अक्षर को लेकर के बनाया गया है। लेकिन एक चीज फिक्स है कि पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, दूसरा अक्षर छोटा होना चाहिए। अगर मान लो एक ही अक्षर है तो बड़ा ही होगा। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। अब कुछ प्रतीक आपको ऐसे भी मिलेंगे तत्व के जो बनाए गए हैं उसके इंग्लिश नाम से नहीं, उसके लैटिन नाम से, उसके जर्मन नाम से, उसके ग्रीक नाम से। जैसे हम आयरन की बात करते हैं, अब देखो आयरन का ये इंग्लिश नेम है, अंग्रेजी नाम है आयरन। सिंबल क्या होना चाहिए, या तो आई होना चाहिए, या तो IR होना चाहिए, या फिर क्या IO होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। आयरन का जो प्रतीक है वो होता है Fe। यानी ये जो Fe है ये तो पक्की बात है कि आयरन का ये जो इंग्लिश नाम है इससे नहीं बनाया गया है। आयरन का जो लैटिन नाम होता है वो फेरम होता है और इस फेरम नाम जो है यहां से स्टार्टिंग के 2 लेटर को उठा करके बनाया गया Fe। ऐसे हम सोडियम की बात करते हैं, है ना, सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम ये अंग्रेजी नाम है लेकिन इसका प्रतीक क्या होता है, Na होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो Na है ये बनाया गया है नाइट्रियम से, ये इसका लैटिन नाम है, यहां से देखो Na उठाया गया है नाइट्रियम। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम का सिंबल K होता है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम का जो लैटिन नाम है ना, पोटेशियम का जो लैटिन नाम है वो है कैलियम, कैलियम, और यहां से पहले लेटर को उठा करके पोटेशियम का सिंबल बनाया गया है। ठीक, इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। हर तत्व का अपना एक नाम होता है और एक यूनिक सिंबल होता है। यहां पर देख लो कुछ तत्व आपको दिए गए हैं और उनके सिंबल्स यहां पर दिए गए हैं। ये सारे के सारे जो है आपको याद होने चाहिए। वैसे याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते जो है अपने आप ही याद हो जाता है। यहां पर देखो एल्यूमिनियम है, आर्गन है, तो आर्गन का सिंबल जो है AR बनाया गया है, स्टार्टिंग के 2 लेटर को उठाया गया है। बेरियम है, स्टार्टिंग के 2 लेटर को उठाया गया है। बोरोन है, स्टार्टिंग के केवल 1 लेटर को उठाया गया है। ब्रोमीन है, स्टार्टिंग के 2 लेटर को उठाया गया है। कैल्शियम है, स्टार्टिंग के 2 लेटर को उठाया गया है। कार्बन है तो बस 1 लेटर को उठाया गया है। क्लोरीन है तो स्टार्टिंग के 1 लेटर को और बाद में आने वाले L को उठाया गया है, यानी कि दूसरे लेटर को नहीं उठाया गया है, तीसरे लेटर को उठाया गया है। कोबाल्ट में स्टार्टिंग के 2 लेटर को उठाया गया है। कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिंबल देखो Cu है, यानी इसके इंग्लिश नाम से इसका सिंबल नहीं बनाया गया है। तो ऐसे ही आप जो है चेक कर सकते हो। गोल्ड देख लो, गोल्ड का सिंबल Au है, गोल्ड का सिंबल Au है। ऑरम जो इसका नाम होता है, इंग्लिश नाम, लैटिन नाम, वहां से उठाया गया है Au। तो ऐसे ही आप यहाँ पर सारे सिंबल को देख सकते हो
कि कौन से तत्व के लिए कौन सा सिंबल है। अगर मान लीजिए आपको हाइड्रोजन के एक परमाणु को दिखाना है तो आप केवल ऐसे H लिख देंगे, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन का एक परमाणु। अगर दो परमाणु को दिखाना है तो आप ऐसे 2H कर देंगे। खैर ये सब तो हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने हिंदी वाला लगा दिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में, है ना। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, नाम से पता चल रहा है एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान, जैसे मान लीजिए कि ये पदार्थ है, इसमें बहुत सारे आपके परमाणु हैं। हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। इसके पास क्या है, बहुत सारे क्या है, परमाणु हैं। तो एक परमाणु का अपना कुछ द्रव्यमान होता है। ये पहली बार डाल्टन ने ही कहा था कि परमाणु के पास भाई अपना द्रव्यमान होता है। डाल्टन ने ही एटॉमिक मास वाला पहली बार कॉन्सेप्ट दिया था। एक परमाणु के पास अपना कुछ द्रव्यमान होगा, इसके द्रव्यमान को ही हम लोग परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। जो मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट था डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का, वो एटॉमिक मास ही था। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। हर तत्व का अपना एक परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी हर तत्व के परमाणु का अपना द्रव्यमान होता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। जैसे ये एक तत्व है, ये एक तत्व है, तो भाई इसका जो परमाणु है इसके पास अपना कुछ द्रव्यमान होगा, उसी को हम लोग परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे। जब हम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हो गए। डाल्टन ने जो अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था उसमें आपने 6 पोस्टुलेट्स दिए। उसमें से 1-2 पोस्टुलेट्स ऐसे थे जो स्थिर अनुपात के नियम को अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। तो डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने में समर्थ था कि अब वैज्ञानिकों के अंदर जो है बोल सकते हो कि एक जोश सा भर गया परमाणु द्रव्यमान को मापने को लेकर के। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिक के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। आज के डेट में एक सिंगल एटम का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे हमारे पास तकनीक है, ऐसे डिवाइस है। मास स्पेक्ट्रोमीटर नाम का डिवाइस होता है जिससे एक सिंगल एटम जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं उसका द्रव्यमान पता किया जा सकता है। लेकिन जब डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था, या फिर बोल दो स्टार्टिंग में जब एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया था, उस समय वो डिवाइस, ऐसी टेक्नोलॉजी भाई नहीं थी। इसीलिए उस समय एक सिंगल एटम का मास निकालना डिफिकल्ट था। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे। हम लोग एग्जैक्ट मास नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा अपना कुछ द्रव्यमान है, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है इस दुनिया में जो मेरे एग्जैक्ट मास को बता पाए, जो मेरे एग्जैक्ट मास को बता पाए। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि हम किसी वस्तु का जो भी द्रव्यमान है उसको हम एक इकाई मान लें, उसको एक इकाई मान लें और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग ये पता कर लें कि भाई कौन किससे कितना भारी है। जैसे मान लीजिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को जो है मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक नाम ले लूँ राहुल, एक ले लूँ राजा, एक ले लूँ भाई राज, ठीक, एक ले लूँ यहाँ पर सोनू। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, द्रव्यमान ले रहा हूँ, राइट। भाई इसका द्रव्यमान मान लो कि 50 kg है, इसका मान लो कि 60 kg है, या सिंपल लेता हूँ मैं, हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ मैं, राइट। इसका मान लो कि 100 kg है, इसका मान लो कि 150 kg है और इसका मान लो कि 200 kg है। मान लिया अपने मन से, ये मत सोचना कि सर सोनू 200 किलो का कैसे हो जाएगा, हाथी है क्या। मान लो ये चीज
मान लो कि राहुल का द्रव्यमान मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन नहीं पता है कि एग्जैक्ट इसका मास कितना है। किसी के मास के बारे में एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि कितना है, हमें नहीं पता है। अब मेरा नाम है निशांत, मान लो कि मेरा जो वेट है वो है 50 kg। हमें भी नहीं पता है कि मेरा मास कितना है, हमें भी नहीं मालूम है। किसी को नहीं पता है कि किसका द्रव्यमान कितना है, क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे ये पता किया जाए कि भाई मेरा द्रव्यमान क्या है या फिर किसी भी इंसान का द्रव्यमान क्या है। तो मैंने क्या कर दिया ना कि मान लिया कि मेरा जो भी द्रव्यमान है उसको मैंने कह दिया कि एक निशांत मास यूनिट, एक निशांत मास यूनिट, ठीक, एक निशांत मास यूनिट। और किसी तरीके से हमने बस ये पता कर लिया कि यार जो राहुल है ना उसका और मेरा भार बराबर ही है, तो हम क्या बोलेंगे, राहुल का द्रव्यमान जो है एक निशांत मास यूनिट है। देखो हमने मान लिया है, ये केजी वेजी समझो सब बाद में आया है ना, ये केजी जो यूनिट है ये सब बाद में आया है, ठीक है। और ये द्रव्यमान सब जो है ये बाद में पता चला है कि भाई एग्जैक्ट मास क्या है। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ जब हमारे पास कोई सुविधा नहीं है ऐसी जिससे ये द्रव्यमान जो है हम निकाल सकें, तब की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने अपने द्रव्यमान को जो है एक यूनिट के रूप में मान लिया है। जो मेरा द्रव्यमान है जो भी है उसको मैंने एक इकाई के रूप में मान लिया कि मेरा जो है एक निशांत मास यूनिट है। मेरा जो द्रव्यमान है उसी को मैंने यूनिट बना दिया कि एक निशांत मास यूनिट है। और किसी तरीके से हमें यह पता चल गया कि मेरे से राजा जो है 2 गुना भारी है, तो हम बोलेंगे 2 निशांत मास यूनिट है। हमने किसी तरीके से यह पता कर लिया कि जो ये राज है मेरे से 3 गुना भारी है, तो हम बोलेंगे 3 निशांत मास यूनिट है। और किसी तरीके से हमने ये पता कर लिया कि सोनू जो है मेरे से 4 गुना भारी है, तो हम बोलेंगे इसका मास जो है 4 निशांत मास यूनिट है। एग्जैक्ट मास हमें किसी का नहीं पता है, मेरा खुद का भी नहीं पता है, लेकिन बस हमने अपने मास को एक यूनिट मान लिया और अपने रेस्पेक्ट में, अपने सापेक्ष मैंने सबका मास बताया है, अपने सापेक्ष बताया है कि भाई मेरा जो द्रव्यमान है उसका सेम द्रव्यमान जो है राहुल का है, उसका 2 गुना द्रव्यमान राजा का है, इसका 3 गुना द्रव्यमान राज का है और इसका 4 गुना द्रव्यमान जो है सोनू का है। ये रिलेटिव मास है, एग्जैक्ट मास नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट मास निकालने का कोई सुविधा नहीं है अपने पास। वही चीज आपसे कहा जा रहा है कि वैज्ञानिकों के सामने एक डिफिकल्टी थी कि भाई एक एटम का मास वो नहीं निकाल सकते थे उस समय, तो उन्होंने क्या किया कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया। कैसे किया? रासायनिक संयोजन के हेल्प से और अलग अलग यौगिक के बीच में रिएक्शन करके यौगिक उन्होंने बनाया, अलग अलग तत्वों के बीच में अभिक्रिया करवाया, यौगिक बनाया और जो रासायनिक संयोजन का नियम है उसका उन्होंने हेल्प लिया और सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकाला। मैंने आपसे अभी क्या कहा कि मैंने किसी तरह से ये पता कर लिया कि जो राजा है उसका मास मेरे से 2 गुना है, तो 2 मास यूनिट। इस वाले केस में यहां पर जो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकाला गया, कैसे निकाला भाई, कैसे कंपेयर किया कि कौन किससे कितना भारी है, कैसे कंपेयर किया, तो रासायनिक संयोजन की हेल्प से और जो यौगिक उन्होंने रिएक्शन करा करके बनाया उसके हेल्प से। ठीक, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पहले एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना कठिन था तो वैज्ञानिकों ने क्या किया भाई, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकाला। कैसे निकाला, किसके हेल्प से निकाला, तो रासायनिक संयोजन के नियम के हेल्प से निकाला और यौगिक उत्पन्न करके निकाला। हम यहां पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं। आपको समझाया गया है कि देखो कैसे निकाला। जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये कार्बन और ऑक्सीजन से निर्मित होता है। जो कार्बन, ये तो हो गया। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई। यहां पर आपसे कहा गया ना कि यौगिक उत्पन्न करके उन्होंने जो है सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया। तो वैज्ञानिकों ने देखो ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर, मतलब बार बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनको मिला अपने एक्सपेरिमेंट में कि यार 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है।
हर बार यही होता है कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम कार्बन लेते हैं तो 4 ग्राम ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है उससे और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वहां पर बन जाता है। 3 ग्राम कार्बन जब लिया जाता है तो 4 ग्राम ऑक्सीजन खर्च होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। बार बार उनको जो है ये चीज देखने को मिल रहा था, यौगिक उत्पन्न जब कार्बन मोनोऑक्साइड यौगिक जब उत्पन्न किया जा रहा था तो बार बार ये चीज देखा जा रहा था कि यार हर बार जो है कार्बन 3 ग्राम खर्च हो रहा है और ऑक्सीजन 4 ग्राम खर्च हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। ये ऑक्सीजन कार्बन से कितना भारी है? ये ऑक्सीजन कार्बन से कितना भारी है? हम बोल सकते हैं ना कि ये कार्बन 3 गुना है तो इस कार्बन का 4/3 गुना भारी है ये ऑक्सीजन, बोल सकते हैं। देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये कार्बन जितना भारी है उससे 4/3 गुना भारी कौन है? ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का द्रव्यमान अगर 1 यूनिट है तो इसका जो है कितना हो जाएगा? 4/3 गुना हो जाएगा, यानी 4/3 यूनिट हो जाएगा। अगर हम इसका 1 यूनिट मानते हैं मास तो इसका 4/3 यूनिट हो जाएगा। अब देखो यहां पर मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को 1 कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, जैसे मैंने यहां पर माना था। मान लीजिए द्रव्यमान की इकाई को हमने क्या माना था? हमने द्रव्यमान की इकाई को निशांत मास यूनिट मान लिया था, निशांत मास यूनिट मान लिया था, राइट। ठीक वही चीज आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि मान लीजिए परमाणु द्रव्यमान की इकाई, परमाणु द्रव्यमान को बताने वाला जो यूनिट है उसे 1 कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। 1 कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर मानते हैं तो कार्बन परमाणु को हम 1 U मानेंगे, कार्बन परमाणु को 1 U मानेंगे। ये U क्या है? ये परमाणु द्रव्यमान की इकाई है, ठीक। तो हमने यहां पर पदार्थ लिया था ग्राम में, अब हम सीधा एटॉमिक लेवल पर जाकर के बात कर रहे हैं कि मान लिया कि कार्बन के 1 एटम का मास जो है वो 1 U है और इसी को हम लोगों ने क्या मान लिया है? परमाणु द्रव्यमान इकाई मान लिया है। तो इस हिसाब से जो ऑक्सीजन है 4/3 गुना भारी है, तो हम बोल देंगे कि जो ऑक्सीजन है वो उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 4/3 U है। तो हमने क्या किया? रिलेटिव मास निकाला है कि भाई कार्बन इतना भारी है तो इससे 4/3 गुना भारी जो है ऑक्सीजन है। एग्जैक्ट मास नहीं निकाला है, हमने बस सापेक्ष मास निकाला है, कार्बन के रिस्पेक्ट में निकाला है कि अगर कार्बन का जो द्रव्यमान है वो 1 U है, हमने मान लिया है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है उसी को हम लोगों ने क्या कर लिया? यूनिट मान लिया है, उसी को हम लोगों ने यूनिट मान लिया है, यही अपने आप में यूनिट है। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन जो है 4/3 गुना भारी है, यानी कि 1.33 गुना जो है भारी है। तो बार बार ये रेशियो मिल रहा था, ये मिल रहा था, 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट एटॉमिक लेवल पर उन्होंने लगा दिया कि कार्बन का एक एटम जो है ऑक्सीजन का जो 1 एटम है कार्बन के 1 एटम से 4/3 यानी कि 1.33 टाइम्स हैवी है, भारी है। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते थे। स्टार्टिंग में परमाणु द्रव्यमान को, एटॉमिक मास को हम लोग AMU में डिनोट करते थे। बाद में जो है IUPAC ने कहा कि भाई इसको काट दो, इसके स्थान पर आप U का इस्तेमाल करो। U को हम लोग यूनिफाइड मास बोलते हैं इंग्लिश में। U का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिफाइड मास हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। अब देखो हम जो सापेक्ष द्रव्यमान निकालते हैं कि भाई किसी एक को आधार मानेंगे, किसी एक को आधार मानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ये कह रहा है कि यार सोनू के पास जो है ना 20 गुना पैसा है, तो सोनू के पास 20 गुना पैसा है तो किसी न किसी से कंपेयर करके बोलेंगे ना कि भाई इसके तुलना में इसके पास 20 गुना पैसा, सीधे 20 गुना पैसा है, ऐसा तो नहीं होता है। तो हम जो रिलेटिव मास निकाल रहे हैं, किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वो जो रिलेटिव मास है वो अगर पूर्णांक आता है या लगभग पूर्णांक आता है तो हमारे लिए जो है ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा
कैलकुलेशन में। जैसे यहाँ पर देखो हमने रिलेटिव मास निकाला है इससे कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो 1.33 आया, तो हम ऐसा फ्रैक्शन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भाई लगभग पूर्णांक आ जाए। ठीक, तो अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चल करके वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया। जैसे देखो यहाँ पर कार्बन परमाणु द्रव्यमान इकाई को जो है, एक कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसे मान लिया गया। एक कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसी को परमाणु द्रव्यमान की इकाई मान लेगी। ठीक, मेरा जो भी द्रव्यमान था उसी को मैंने क्या कर दिया, द्रव्यमान का इकाई मान लिया। निशांत मास यूनिट, जो भी द्रव्यमान था एक्चुअल में क्या नहीं पता। ऐसे यहां पर देखो आपसे कहा गया था कि भाई एक कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है उसी को परमाणु द्रव्यमान की इकाई मान लिया गया। आगे चलकर के वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में सोचा, है ना। पहले कार्बन के बारे में सोचा, पहले तो हाइड्रोजन के बारे में सोचा था। हाइड्रोजन का जो मास है उसको जो है स्टैंडर्ड मान लिया गया था। इसके रिस्पेक्ट में जो है अन्य सारे तत्वों का रिलेटिव मास निकाला जा रहा था। फिर बाद में जो है ऑक्सीजन को माना गया, फिर बाद में जो है कार्बन 12 को माना गया। तो अभी तक ये जो है चलता आ रहा है। पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना था, इसके रिस्पेक्ट में मास निकाला, फिर बाद में पता चला कि यार ऑक्सीजन के साथ निकालते हैं, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा के साथ अभिक्रिया कर लेती है अधिकांश तत्वों के साथ, फिर इसको भी हटा करके कार्बन 12 को माना गया। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्राकृतिक जन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखो पहले हाइड्रोजन को माना था, लेकिन हाइड्रोजन के बारे में आपसे चर्चा जो है नहीं की गई है, सीधा ऑक्सीजन के बारे में चर्चा की गई है कि जब वैज्ञानिक जो है विभिन्न परमाणु द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, अलग अलग परमाणु द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने प्रारंभ में जो है ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16वें भाग को इकाई के रूप में लिया। यानी ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है, नहीं पता एग्जैक्ट कितना है, ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान है, नहीं पता एग्जैक्ट कितना है, जो द्रव्यमान है इसका जो 16वां भाग है इसको ना मान लिया गया कि परमाणु द्रव्यमान का इकाई है। यानी इसी को बोल दिया गया एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आज की डेट में जो यू बोलते हैं हम लोग, वो मान लिया गया। इसको कहा गया 1 AMU। ऑक्सीजन परमाणु का जो भी द्रव्यमान है उसका जो 16वां भाग है उसी को एटॉमिक मास यूनिट मान लिया गया। क्यों मान लिया गया? क्योंकि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता था। स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि वैज्ञानिक चले परमाणु द्रव्यमान को ढूंढने, एक एक एटम का मास निकालना कठिन था, तो उन्होंने सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकालना शुरू किया। कैसे निकालना शुरू किया? तो रासायनिक संयोजन के नियम को लगा करके और यौगिक बना करके। तो ऑक्सीजन का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि अधिकांश तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बना लेता था। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते थे। भाई जब इसको माना गया, इसको परमाणु द्रव्यमान इकाई चूज किया गया, तो देखा गया कि जो हम रिलेटिव मास निकाल रहे हैं अलग अलग परमाणुओं का या फिर अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का, तो हमें जो है पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, हमें फ्रैक्शन नहीं मिल रहा है, लगभग पूर्णांक मिल रहा है। तो ये दो कारण थे कि अधिकांश तत्वों के साथ अभिक्रिया कर यौगिक ये बनाता था और जो रिलेटिव मास निकाला जा रहा था वो पूर्णांक में प्राप्त हो रहा था। फिर देखिए 1961 में आते हैं, 1961 में आते हैं, काफी बाद में आते हैं। परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। अब जो है स्टैंडर्ड किसको माना गया है? जो कार्बन 12 समस्थानिक है। अगर आप कार्बन सैंपल उठाते हो, मान लो कार्बन का एक टुकड़ा आपने उठा लिया, उसमें देखा कि यार इसमें तो बहुत सारे परमाणु हैं। अब देखो डाल्टन ने कहा था कि भाई एक तत्व के अंदर जितने भी परमाणु आते हैं सबका परमाणु द्रव्यमान एक समान होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा अरे भाई इसमें ज़्यादातर जो कार्बन के परमाणु है उसका परमाणु द्रव्यमान तो 12 है। ठीक है, ये मैं आप रिसेंट के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ।
कुछ परमाणु ऐसे भी हैं भाई जिसका परमाणु द्रव्यमान हमें 13 देखने को मिल रहा है, कुछ परमाणु ऐसे भी हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 देखने को मिल रहा है, लेकिन 99% परमाणु ऐसे थे भाई जिनका परमाणु द्रव्यमान जो है वो 12 था, जिनका परमाणु द्रव्यमान 12 था। कुछ 13 वाले थे, कुछ 14 वाले थे। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई देखो जो कार्बन 12 समस्थानिक है, अच्छा ये सब क्या है, परमाणु है, एक ही तत्व के परमाणु है, इन्हें समस्थानिक कहा जाता है। तो कार्बन का ना ये वाला समस्थानिक उठाया, बोला देखो इसका जो परमाणु द्रव्यमान है, इसका जो 12वां भाग है, हमने क्या कर दिया, इसको अब यूनिट मान लिया और हमने इसको कहा कि ये एक एटॉमिक मास यूनिट है, या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे, एक यूनिफाइड मास है। अब हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे सबको। कुछ ऐसे मान लो कि हम एक तराजू है, एक तराजू में हम इसको डालेंगे बाट बना करके, मान लो ऐसा ऐसा हम लोगों ने बहुत सारा बाट बना लिया और इस पर हम लोग उस परमाणु को डालेंगे जिसका हमें रिलेटिव मास चाहिए। जहां पलड़ा बराबर आ जाएगा उतना यूनिट जो है एटॉमिक मास यूनिट परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल आएगा भी तरबूज वाला, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब एटॉमिक मास यूनिट किसको माना गया है, कार्बन 12 जो समस्थानिक है उसका जो द्रव्यमान है उसके 12वें भाग को, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 जो समस्थानिक है, कार्बन 12 जो समस्थानिक है उसका जो परमाणु, उसका जो द्रव्यमान है, यानी एक कार्बन 12 पर कंफ्यूज नहीं करना है कि ये 12 क्या है। मैंने आपसे कहा ना कि कार्बन तत्व के अंदर जो हम झांक कर देखते हैं तो हमें जो है ऐसे 3 प्रकार के अलग अलग परमाणु दिखते हैं। ज्यादातर हमको कार्बन 12 दिखते हैं। कार्बन 12 मतलब परमाणु द्रव्यमान इसका 12 होता है, इसका 13 होता है और इसका 14 होता है, तो ज्यादातर हमको 12 परमाणु द्रव्यमान वाले दिखते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसका 12वां भाग ले लिया। कार्बन 12 जो एक परमाणु है उसका जो द्रव्यमान है उसका 12वां भाग ले लिया और उसको बोल दिया कि ये एक एटॉमिक मास यूनिट है। अब इससे तुलना करना चालू किया। जब इससे तुलना करने की शुरुआत हुई तो जैसे मान लो कि ऑक्सीजन के बारे में पता चला कि जो ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन है वो कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग के, मतलब इसका 16 गुना भारी है, इसका 16 गुना भारी है। तो कह दिया कि 16U। अब ये 16U ऑक्सीजन का द्रव्यमान है, लेकिन क्या वास्तविक द्रव्यमान है, एग्जैक्ट मास है? नहीं, एग्जैक्ट मास हम लोग किलोग्राम ग्राम में बताएंगे, ये एग्जैक्ट मास नहीं है। ये बस ये बता रहा है कि 16 गुने में 1 AMU है, मतलब कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके 12वें भाग का 16 गुना भारी ऑक्सीजन है। ये मतलब होता है। कैल्शियम का द्रव्यमान 40U बताते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 40 गुने में 1U। ये 1U क्या है, कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके 12वें भाग, उसका 12वां भाग है। तो हम बोलेंगे कि इसका ना 40 गुना भारी है कैल्शियम। ये कैल्शियम, ये ऑक्सीजन। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं। इसी के सापेक्ष ये वो बाट है जिससे तुलना किया गया बाकी सारे परमाणु के द्रव्यमान को। ये वो बाट है कि भाई तराजू है, एक पलड़ा ये है, एक पलड़ा ये है, बहुत सारे जो है कार्बन 12 के 12वें भाग का बाट बना लिया, एक पलड़ा पर परमाणु को डाला और एक पलड़ा पर जो है कार्बन 12 के 12वें भाग को डाला और देखा कहां पर कंपेयर हो रहा है। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था, ये तो बस समझाने के लिए बता रहा हूं, ये सापेक्ष। अब एक परमाणु आंखों से दिखते नहीं है, तराजू पर थोड़ी डालेंगे, वो कैसे निकाले, रासायनिक संयोजन के नियम और यौगिक को बना बना करके ये सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान जो है निकाला गया था। ठीक, अब देखो आपको समझाया गया है यहां पर अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है, बिना मानक भार के, भाई कोई ऐसा स्टैंडर्ड वेट जो है वो नहीं लिया है, बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। कह दिया कि भाई देखो ये तरबूज है, इसका द्रव्यमान जो है 12 यूनिट है, 12 यूनिट है, 12 यूनिट है, जिसे उसने कहा 12 तरबूजीय इकाई या फिर 12 फल द्रव्यमान इकाई। जैसे मैंने माना था निशांत मास यूनिट है ना, निशांत मास यूनिट, ऐसे ही
12 तरबूजीय इकाई, 12 फल द्रव्यमान इकाई, दोनों में से किसी एक को मान लो। क्योंकि ये तरबूज के बारे में ये जो फल विक्रेता है कह रहा है कि भाई इसका द्रव्यमान 12 इकाई है, तो इसका अगर हम 12 टुकड़ा कर देते हैं, 12 टुकड़ा कर देते हैं तो हर एक का द्रव्यमान 1 इकाई हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, तरबूज 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे हैं प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। क्या हुआ कि 12 इकाई इसका द्रव्यमान था, 12 तरबूजी इकाई हमने 12 बराबर भागों में बांट दिया। अगर 12 बराबर भागों में बांट दिया तो हम कह सकते हैं ना कि एक का भार कितना हो जाएगा, एक फल द्रव्यमान इकाई, एक फ्रूट मास यूनिट, एक फ्रूट मास यूनिट, हर किसी का द्रव्यमान एक फ्रूट, हर एक टुकड़ा का द्रव्यमान एक फ्रूट मास यूनिट, एक फ्रूट मास यूनिट है। वास्तव में कितना द्रव्यमान है तरबूज का नहीं पता, मान लिया कि जो कुछ भी है टोटल का अगर 12 फ्रूट मास यूनिट माना था तो 12 बराबर टुकड़े करने पर जो है एक का मास एक फ्रूट मास यूनिट आएगा। अब जो भी वो फल बेच रहा है इससे वो तुलना कर रहा है। प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। जैसे मान लो इसका द्रव्यमान उसको बताना है तो इसके सापेक्ष वो निकाल रहा है कि एक टुकड़ा डाला है ना, तरबूज का एक टुकड़ा डाला तो इसके बराबर हो गया ये, यानी कि जो पलड़ा है ये दोनों पलड़ा जो है बराबर हो गया एक टुकड़े में ही। तो कह दिया भाई इसका द्रव्यमान जो है एक फ्रूट मास यूनिट है। मान लीजिए हम कोई ऐसा फल डालते हैं कि भाई एक टुकड़ा डाला पलड़ा बराबर नहीं हुआ, दूसरा टुकड़ा डाला पलड़ा बराबर नहीं हुआ, ऐसे 3 टुकड़े डाले तब जाकर के पलड़ा बराबर हुआ। तो जो फ्रूट हमने इस पर डाला था उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 3 फ्रूट मास यूनिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक तरबूज को उसने उठाया, बोला कि 12 तरबूजी इकाई इसका द्रव्यमान है, 12 बराबर टुकड़े कर लिए तो एक टुकड़े का द्रव्यमान एक तरबूजी इकाई या फिर एक फल द्रव्यमान इकाई एक फ्रूट मास यूनिट, और इसके रिस्पेक्ट में जो भी फल वो बेचे जा रहा था सबका द्रव्यमान बताया जा रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। देखो औसत द्रव्यमान यानी कि औसत परमाणु द्रव्यमान, परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का मतलब औसत परमाणु द्रव्यमान। ये औसत क्यों बोला यहां पर, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को कैसे बताते हैं, रिलेटिव मास को कैसे बताते हैं। तो जो उस तत्व का परमाणु का औसत द्रव्यमान आएगा उसमें हम लोग भाग किससे लगाएंगे, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से। जैसे मान लीजिए कि मेरा द्रव्यमान मान लो कि 60 किलोग्राम है, आपका द्रव्यमान मान लो कि 65 किलोग्राम है। तो मेरे रेस्पेक्ट में आपका द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, मेरे रेस्पेक्ट में भाई आपका जो द्रव्यमान होगा बट्टे में 60 से भाग लगा देंगे, यही होगा। वही चीज आपसे कहा जा रहा है कि किसी तत्व का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कि जो उसका औसत परमाणु द्रव्यमान होता है उसमें हम लोग भाग लगाते हैं किससे, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से। समझे आप। जैसे ऑक्सीजन का ये जो द्रव्यमान है ये कैसे आया होगा, ये क्या है, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है। कैसे आया होगा कि ऑक्सीजन का जो मास रहा होगा उसमें भाग लगा दिया होगा किससे, 1/12वें भाग से, किसके, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है उससे, तो जाकर के जो है ये आया। ये चीज आपसे कहा जा रहा है। लेकिन यहां पर औसत क्यों बोला, देखो एक तत्व है, जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम है उसमें 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी का अगर द्रव्यमान मान लीजिए कि 50 केजी 50 केजी 50 केजी 50 केजी, तो आप बोलेंगे कि भाई जो क्लास है उसमें जो विद्यार्थी है उसका द्रव्यमान 50 केजी है। लेकिन मान लीजिए कुछ 50 केजी के हैं, कुछ 60 केजी के हैं, है ना, कुछ 55 केजी के हैं, तो इस हिसाब से आप क्या बोलेंगे, औसत बोलेंगे, औसत। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक तत्व के अंदर जब झांक कर देखा गया तो एक से अधिक द्रव्यमान वाले परमाणु थे, एक से अधिक द्रव्यमान वाले परमाणु थे। तो जो हम परमाणु द्रव्यमान बताएंगे वो किसका बताएंगे भाई, किसी का, जैसे कार्बन का मैं उठाता हूं
तो किसी का कार्बन 12 है, किसी का 12 परमाणु द्रव्यमान है, किसी का 13 है, किसी का 14 है। तो आप परमाणु द्रव्यमान जो मैं पूछता हूं आपसे कार्बन का क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे? क्या आप कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 बताएंगे, 13 बताएंगे या 14 बताएंगे, या फिर आप औसत बताएंगे? तो आप औसत बताएंगे। तो यही चीज आपसे कहा गया है। और जो भी आप परमाणु द्रव्यमान याद करते हो वो औसत परमाणु द्रव्यमान ही होता है, किसी एक समस्थानिक का द्रव्यमान वो नहीं होता है। औसत परमाणु द्रव्यमान इसलिए बताते हैं क्योंकि एक ही तत्व में जो है अलग अलग द्रव्यमान वाले परमाणु होते हैं, इसलिए औसत बताते हैं। तो ये देखो, ये दशमलव में क्यों आया है? औसत परमाणु द्रव्यमान है। तो ये सब आपको जो है पूर्ण संख्या के रूप में दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन का जो वास्तव में जो द्रव्यमान होता है, यानी वास्तव मतलब औसत परमाणु द्रव्यमान, ये सापेक्षिक द्रव्यमान की बात कर रहा हूं मैं, तो 1.008 होता है आई थिंक। ये आपको पूर्ण संख्या के रूप में दिखाया गया है। तो ये सब क्या है? औसत परमाणु द्रव्यमान होता है। औसत परमाणु द्रव्यमान वो भी कौन है? सापेक्षिक है। रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास होता है। औसत तो है लेकिन वो भी क्या है? सापेक्षिक है, एग्जैक्ट नहीं है। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, जिसके बारे में हम लोग उतनी देर से बात कर रहे हैं, वो नेचर में जो है किस प्रकार रहते हैं? देखो, ज्यादातर जो तत्व होते हैं उनके परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, वो फ्री अकेले नहीं रह पाएंगे। ज्यादातर तत्व जो परमाणु होते हैं वो अकेले नहीं रह पाते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते हैं। क्या करते हैं वो? कैसे रहते हैं? परमाणु जो है अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पूंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। तो अधिकांश तत्व हैं उनके परमाणु ऐसे अकेले वो नहीं रहेंगे। जैसे हाइड्रोजन की बात करता हूं मैं, तो हाइड्रोजन का ये मान लो एक परमाणु है, इसे अकेला रहना पसंद नहीं है। वो क्या करेगा? या तो एक दूसरा हाइड्रोजन एटम होगा उसके साथ ऐसे मिल जाएगा, या फिर दूसरे तत्व के साथ वो कंबाइन कर जाएगा, है ना, दूसरे तत्व के साथ कंबाइन कर जाएगा। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ऐसे ये साथ में रहेगा या फिर ऐसे साथ में रहेगा। तो या तो वो अपने ही जैसे अन्य परमाणु के साथ या फिर दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयुक्त रूप में रहेंगे, या फिर वो आयन बना करके रहेंगे और ऐसे ही अणु बना करके, अणु का मतलब हो गया ठीक, दो या दो से अधिक तत्व जब संयुक्त रूप में पाए जाते हैं तो उसे हम लोग अणु बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो यहां पर जो कहा गया आपको कि स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, तो भाई कैसे रह सकते हैं? वो अणु बना लेंगे, मतलब अपने ही जैसे अन्य परमाणु के साथ या फिर दूसरे तत्व के परमाणु के साथ ग्रुप में रहेंगे, या फिर आयन बना लेंगे। और ये जो अणु है, ये जो आयन है, बहुत ज्यादा संख्या में क्या करते हैं? इकट्ठे आते हैं, एक साथ आते हैं और पदार्थ बनाते हैं। और यही वो पदार्थ है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं। यानी जो पदार्थ है, जो मैटर है, हम बोल सकते हैं इसमें क्या है भाई? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में क्या है? एटम्स हैं। ऐसे समझ जाओ कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते थे, तो उन्होंने क्या कर लिया भाई? मॉलिक्यूल बना लिया, और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल करके पदार्थ बना लिया जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं। अब आपसे यहां पर सवाल पूछा जा रहा है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो आप बोलेंगे जो कार्बन 12 समस्थानिक है, इसके एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई बोलते हैं, एक एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये अत्यधिक सूक्ष्म है ना, क्योंकि ये अत्यधिक सूक्ष्म है। तो दोस्तों, इस पार्ट 1 को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।